गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आज संडे मॉर्निंग को आपने ये वेबिनार के लिए लॉगिन किया है। सो नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में काफी ज्यादा चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। सो मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ पा रही है क्या? चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस, ग्रेट ग्रेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हाउ टू बाय होम लोन विदाउट अ लोन। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है कि आप होम लोन के विदाउट घर बाय कर सकते हो, या पहले ही मैं बोल देता हूँ, ये वेबिनार है आपका माइंडसेट चेंज करने के लिए, आपका माइंडसेट अबंडन करने के लिए। क्योंकि मैं ऐसे सोचता हूँ, जो कंट्री में हम रहते हैं, इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे ग्रोथ है 6-7% की जीडीपी ग्रोथ, वहां पे आपके सब फाइनेंशियल ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, लेकिन आपको माइंडसेट अबंडन करना पड़ेगा। कर्जा लेके कार लेना, कर्जा लेके घर लेना, कर्जा लेके बिजनेस करना, अकॉर्डिंग टू मी इंडिया जैसे कंट्री में एक स्केर्सिटी मेंटालिटी दर्शाता है। आज के वेबिनार में काफी ज्यादा ऐसी चीजें मैं बताने वाला हूँ जिससे आपको बुरा लगे, समाज में जो थिंकिंग है उसके अगेंस्ट ये जाए थॉट प्रोसेस। लेकिन अगर आपने टाइम निकाला है तो मेरी बात आप सुन के ले सकते हो नेक्स्ट 1 आवर के लिए। पहले मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है नहीं जिससे आप घर विदाउट होम लोन बाय कर सकते हो। लेकिन अगर ये वेबिनार आप पूरा अटेंड करते हो नेक्स्ट 1 आवर, तो इतना मैं आपको बोल सकता हूँ कि अबंडेंट माइंडसेट करने के लिए स्टार्ट कैसे करना चाहिए, उसका आपको एक जिस्ट मिल सकता है। आज के वेबिनार में 3 लर्निंग्स है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके माइंड में डालने वाला हूँ, डू यू रियली नीड टू बाय अ हाउस? उसमें मैं 3 मिथ्स बताऊंगा। जिन्होंने मेरे प्रीवियस वेबिनार्स अटेंड किए हैं उनके लिए ये पार्ट जो है वो रिपीट होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये नया होगा। सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे, स्टिल यू डिसाइड टू बाय अ हाउस। अभी आपने डिसाइड कर ही लिया है, घर लेना है, होम लोन निकालना ही पड़ने वाला है, तो कहाँ पे आप कूद रहे हो उसका आपको एक रियलाइजेशन होना चाहिए। तो 5 होम लोन फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। थर्ड पार्ट में मैं आपको ऐसी 3 बेसिक चीजें बताऊंगा जो आपको करनी चाहिए आपका लाइफ अबंडेंट बनाने के लिए। क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ, जो कंट्री में हम रहते हैं वो कंट्री में सब है सबके लिए। आप आपके सब फाइनेंशियल ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसमें से 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा शेयर्स का पोर्टफोलियो है अराउंड अगस्त सितंबर मंथ का। डेलिबरेटली मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पे दिखाने थे कितने परसेंट रिटर्न। 222% के रिटर्न्स थे अगस्त सितंबर के टाइम पे। उसके बाद मैंने काफी रिफ्रेश शफलिंग किया है, इसमें से काफी स्टॉक मैंने बेचे हैं। तो वो आप रेप्लिकेट करने की कोशिश मत करना, जैसे कि एसबीआई कार्ड्स, सोमैटो, गैब्रियल इंडिया, जेएम फाइनेंशियल, ये मैं बेच चुका हूँ। उसके बाद ये है म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। ये अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम का स्क्रीनशॉट है। वो टाइम पे 37% के रिटर्न्स थे। उसके बाद मैंने काफी ज्यादा रीबैलेंसिंग किया है। करंटली 11-12% के आसपास रिटर्न्स है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, कैसे जुड़ना है वो एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगा। तो ऐसे काइंड ऑफ रिटर्न्स कैसे पा सकते हैं उसके कुछ आइडियाज मेरे साथ आप, मतलब मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। फॉर्मल इंट्रोडक्शन करता हूँ। मेरा नाम है आदित्य पालव, एमफी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ सिंस अप्रैल 2017। करंटली 465 प्लस क्लाइंट्स है, 10 करोड़ के असेट अंडर मैनेजमेंट है, और मिशन है टू हेल्प इंडिविजुअल क्राफ्ट देयर हैप्पी रिच लाइफ। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा हूँ सिंस 2002। काफी मार्केट साइकिल्स मैंने देखे हैं, लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मार्केट साइकिल्स को, वो भी मैंने देखा है। करंटली 175 मेंबर्स है मेरे अल्ट्रा हैप्पी रिच, ये पेड कम्युनिटी है मेरी। उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द सेशन। अकॉर्डिंग टू मी आपके लाइफ का गोल आपको रखना है हैप्पी रिच बनना, रादर देन फाइनेंशियली रिच। क्योंकि जब भी आप फाइनेंशियली रिच बनने जाते हो,
पैसे के पीछे भागोगे और हमेशा चेस करते रहोगे। हैप्पी बनने के पीछे जाओगे तो शायद आप प्लान करोगे आपके लाइफ के जो फाइनेंशियल इवेंट्स है, जैसे कि 5 इयर्स डाउन द लाइन आपको शायद मर्सिडीज लेनी हो सकती है, 10 इयर्स डाउन द लाइन आपको आपके नेटिव प्लेस में बंगलो कंस्ट्रक्ट करना हो सकता है, 15 इयर्स डाउन द लाइन आपके बच्चों को आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाना हो सकता है। इसके लिए अगर आप पैसे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान करो तो आपका लाइफ काफी ज्यादा हैप्पी हो सकता है, रादर देन एवरी मॉर्निंग उठ के 9 बजे सीएनबीसी ऑन करके चालू हो जाना कि कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, यस बैंक का स्टॉक आपको मल्टी बैगर बनाएगा कि नहीं, कौन सा स्टॉक मल्टी, ये सब चीजें आपको हमेशा स्केर्सिटी मेंटालिटी में रखेगी। अबंडेंस आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। सो आपको हैप्पी रिच बनना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू मी हैप्पी रिच बनने के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला डेट फ्री बनना जरूरी है। सो आज का पूरा वेबिनार ये स्टेप 1 के ऊपर है, सो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सेकेंड स्टेप है आपको ऐसे इनकम सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए जो आपको विदाउट काम किए हुए आपके मंथली एक्सपेंडिचर जनरेट करे। जस्ट इमेजिन कीजिए फरवरी 2020 में किसी ने इमेजिन नहीं किया था, जो ट्रैवल टूरिज्म में जॉब करता था या बिजनेस करता था या होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था या बिजनेस करता था या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जॉब करता था या बिजनेस करता था, कि नेक्स्ट 2 साल उनके लाइफ के सबसे फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग 2 साल होने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसे सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए जिससे आपको विदाउट काम किए हुए पैसा है। थर्ड स्टेप है आपकी मेंटालिटी, आपको आपकी वेल्थ प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करनी चाहिए, रादर देन कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगी, कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। उससे बेटर आप अप्रोच है आपकी वेल्थ आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग ये सबसे कंजर्वेटिव रहे हैं। अभी कंजर्वेटिव मतलब का अर्थ ऐसा नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जाके फिक्स डिपॉजिट आप कर लो। कंजर्वेटिव ये शब्द का मतलब ऐसा है, उनको वैल्यू, ये शब्द का अर्थ वैल्यू एट रिस्क, ये शब्द का अर्थ उनको बराबर समझ में आता है, जो नॉर्मल लोगों को नहीं समझ में आता है। इसलिए नॉर्मल लोग जब भी मार्केट ऊपर रहता है तभी इन्वेस्ट करते हैं, जब भी डाउन होता है तभी सेल करते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कंसिस्टेंटली बना पाते हैं। कंसिस्टेंटली में शब्द यूज करा। आज के वेबिनार का स्टार्ट करता हूँ। वापस डिस्क्लेमर दूंगा, बहुत सारी चीजें आपको बुरी लगे ये वेबिनार में, लेकिन आपको प्लीज करना ये मेरा काम है नहीं। रियलिटी चेक देना ये मेरा काम है। आपको अगर बुरा लगता है तो आप वेबिनार डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्टार्ट करना चाहूंगा, एक ब्रिटिश इंग्लिश प्रोवर्ब है, उसको थोड़ा सा ट्वीक करूंगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंग्लिश प्रोवर्ब ऐसा है, फूल बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मेन बाय देम। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फूल बाइज हाउसेस एंड वाइज मैन लिव इन देम, ऐसा हो सकता है अकॉर्डिंग टू मी। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो अभी ये मैं आपने घर बाय करने का डिसाइड कर लिया है या घर बाय कर ही लिया है, तो आपको मैं 3 मिथ्स बताता हूँ अबाउट द हाउस। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपने घर ले लिया या फिर घर लेने के बाद आपका एक असेट हो जाएगा, लाइफ में एक असेट हो जाएगा। आप में से कितने लोगों को लगता है जो आपने घर लिया है वो आपके लिए असेट है? चैट बॉक्स में डालेंगे यस। सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स के मार्फत फीडबैक देते रहिए, सो दैट मुझे समझते रहेगा कि आपको कितनी बातें मेरी कनेक्ट हो पा रही है। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपने घर बाय कर लिया या घर बाय करना चाहते हो तो आपने एक असेट बना लिया लाइफ में? टोटल ऑलमोस्ट 32 पार्टिसिपेंट्स है, आउट ऑफ विच 2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में। अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंट बनना है तो मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूँ असेट्स एंड लायबिलिटीज की, हमेशा ध्यान में रखना। असेट की डेफिनेशन ऐसी है, जो चीज खरीदने के वजह से आपका इनकम एवरी मंथ का इनकम बढ़ना चाहिए तो आपने असेट बाय किया है। अगर आपने ऐसी चीज खरीदी है जिससे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हर महीने का,
तो मान लीजिए आपने लायबिलिटी बाय कर लिया है। सो मैं मुंबई में 2 बीएचके खरीद लेता हूँ होम लोन पे, तो 20 साल मुझे इंटरेस्ट पे करना है एचडीएफसी बैंक को। हर महीने का मुझे मेंटेनेंस पे करना है मेरे सोसाइटी को। हर 4-5 साल में मुझे पेंट निकालना है मेरे घर को। अगर मैं घर बेचूँगा तो मुझे टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, और हर साल के जो टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं वो मुझे भरने हैं। सो मैंने घर बाय करने से मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ा है, सो दैट मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ वो हमेशा मेरी लायबिलिटी होता है। ये आपको समझना पड़ेगा। आप जो घर में रहते हो वो आपकी लायबिलिटी है, असेट नहीं है। अगर मेरे पास ऑलरेडी एक सेल मतलब मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं रहता हूँ, पुणे में सेकंड होम खरीदता हूँ, वहाँ पे रेंट पे रखता हूँ किसी बंदे को, तो वो घर खरीदारी करने के वजह से मुझे एवरी मंथ रेंट आ रहा है, तो शायद वो मेरा असेट हो सकता है। सो आई होप आपको असेट्स एंड लायबिलिटी का डेफिनेशन समझ में आया होगा। सो जब भी आप घर खरीदी करते हो होम लोन पे, आप एक लायबिलिटी बाय कर रहे हो 20 साल के लिए, वो आपको समझना जरूरी है। मिथ नंबर 2, आप में से कितने लोगों को आपके चाचा ने, मामा ने, आपके फ्रेंड ने, हितचिंतकों ने, आपने, आपके वाइफ ने, आपके हस्बैंड ने, आपके फ्रेंड्स ने ऐसी सलाह दी है कि कितने साल तक रेंट पे रहेगा, कभी ना कभी तो घर बाय करना पड़ेगा, तो बाय कर ले, ईएमआई भरना बेटर होता है, क्योंकि रेंट तो ओनर के पॉकेट में जाता है, ईएमआई से तो आपके नाम पे घर हो जाएगा। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे सलाह मिली है कि रेंट पे रहने से बेटर होता है ईएमआई पे रहना? सो चैट बॉक्स में डालिए ईएमआई। अगर आपको लगता है ईएमआई पे रहना बेटर है, चैट बॉक्स में डालिए ईएमआई। आपको लगता है रेंट पे रहना बेटर है, चैट बॉक्स में डालिए रेंट। ग्रेट। सो रेंट 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 ऐसे राकेश जी, चैतन्य जी, नवनीत जी ने कहा है, मुकेश जी ने ईएमआई कहा है। सबको रिक्वेस्ट करूंगा रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में। मोस्ट ऑफ द लोगों ने रेंट कहा है। सो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात, अगर आपको अबंडेंट माइंडसेट बनाना है तो सीएनबीसी चैनल, कोई भी एक्सपर्ट जो टीवी पे और पेपर पे आते हैं, इनफैक्ट मैं भी जो मैं आपको सलाह दूंगा वो भी इंक्लूडिंग यूट्यूबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपको जो टिप देने वाले हैं, किसी का भी कभी भी मत सुनिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हर एक का कुछ माइंडसेट अलग होता है, हर एक की लाइफ सिचुएशन अलग होते हैं, हर एक के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अबंडेंट बनना है, सो आपको लॉजिकल रहना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। इमोशनल होके आप कभी भी अबंडेंट नहीं बन सकते हो। सो पॉइंट ये है, जब भी आपके लाइफ में ये डिसीजन मेकिंग करना है कि मुझे घर लेना चाहिए कि रेंट पे रहना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए। सो आपके लिए एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर मैंने बनाया है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई होप आपको ये एक्सेल दिख रहा है प्रॉपरली। ये कैलकुलेटर आपको एग्जैक्टली डिसाइड करने में मदद करेगा कि जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हो उसमें रेंट पे रहना बेटर होगा कि ईएमआई पे रहना बेटर होगा। सो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ब्लू कलर फील्ड में आप डेटा फिल कर सकते हो। सो मैं आता हूँ 30% टैक्स ब्रैकेट में। मैं एक घर लेने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी प्राइस है 1,20,00,000 रुपीज। 20% सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि इतने पैसे मेरे पास है नहीं। तो 24 लाख मेरे पॉकेट के, 96 लाख का कर्जा, 75,000 का ईएमआई, 7% का इंटरेस्ट, प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी विल अप्रिशिएट बाय 4 to 5%। इतना भी नहीं होता है, लेकिन मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए ये वेबिनार में, इसलिए मैंने 5% डाल दिया है। मंथली मेंटेनेंस है क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम के है, तो 3,500 रुपया। रेंट, अगर रेंट पे रहूंगा ये प्रॉपर्टी में तो 25,000 हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। रेंट पे रहूंगा तो हर साल 10% इंक्रीज होगा। अभी दोनों सिनारियो एनालाइज करते हैं। अगर रेंट पे रहूंगा, 25,000 रुपया रेंट है लेकिन मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो टैक्सेशन का मुझे बेनिफिट मिलता है। 17,500 इफेक्टिव रेंट हो गया, क्योंकि टैक्स में मैं बेनिफिट उठा रहा हूँ। सो साल का रेंट हो गया 2,10,000।
20 साल के पीरियड में रेंट हो गया 1 करोड़ 20 लाख। जो डाउन पेमेंट की जो पैसे है वो तो बच गए, वो मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए, तो 20 साल के बाद हो गए 1 करोड़ 93 लाख। 75,000 का ईएमआई भरने वाला था, लेकिन रेंट अभी 25,000 है, बचा हुआ पैसा एसआईपी में डाल दिया, सो नेट सेविंग्स हो गई मेरी 3 करोड़ 51 लाख रुपीस। अभी ये घर बाय कर लेता हूँ तो 7% का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है। 75,000 का ईएमआई है, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो इफेक्टिव ईएमआई है 63,000। इंटरेस्ट पीरियड पेड है इन 20 ईयर्स 55 lakhs। मेंटेनेंस हर साल बढ़ते रहेगा, सो 20 साल में 13,88,000। कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख रुपीस, लेकिन उसके ऊपर इंटीरियर का खर्चा, स्टैम्प ड्यूटी, हर 5 साल बाद इंटीरियर, ऐसे पकड़ के 1 करोड़ 65 लाख। फ्यूचर वैल्यू 20 साल के बाद प्राइस तो बढ़ेगी प्रॉपर्टी की, सो 3 करोड़ 18 लाख रुपीस। हाथ में बचेगा 1 करोड़ 52 लाख रुपीस। सो ये सिनारियो में अकॉर्डिंग टू मी रेंट पे रहना बेटर है। अगर यही प्रॉपर्टी का भाव रेंट 45,000 होता तो सिनारियो चेंज होता। तो आप देख सकते हो रेंट पे रहने से ये प्रॉपर्टी में नेट सेविंग्स हो रही है 80 लाख रुपए की, और बाय करने से सेविंग हो रही है 1 करोड़ 52 लाख रुपीस की। सो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आपको घर बाय कर लेना चाहिए था। सो आप में से कितने लोगों को ये जो कैलकुलेटर है ये यूजफुल लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। ग्रेट। स्क्रीन नॉट अवेलेबल है, आई होप सबको स्क्रीन दिखा था। ग्रेट। सो अभी मिथ नंबर 3, आप में से कितने लोगों को ऐसे सलाह मिली है कि अभी तू 30 साल का हो गया है, मतलब जो भी, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, 30 साल का हो गया है तो अभी घर बाय कर ले, क्योंकि और 5 साल रुकेगा तो प्रॉपर्टी प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे, तो तू अफोर्ड नहीं कर सकेगा। तो आप में से कितने लोगों को ये सलाह मिली है, इफ आई कांट बाय नाउ, इफ यू कांट बाय नाउ, प्राइसेस विल इंक्रीज एंड योर अफोर्डेबिलिटी विल गो डाउन? ऐसे सलाह कितने लोगों को मिली है? चैट बॉक्स में डालिए यस। या फिर ऐसे कितने लोगों को लगता है कि आज मैंने घर नहीं बाय कर लिया, 5 साल के बाद बहुत प्राइसेस बढ़ेंगे और मैं बाय नहीं कर पाऊंगा? ऐसे कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। मुकेश जी यस, रिपीट करूंगा एंड ऑफ द सेशन। आई गेस आपको वो बाय वर्सेस रेंट का चाहिए। सो आप में से कितने लोगों को ये सलाह मिली है कि इफ यू कांट बाय नाउ प्राइसेस विल इंक्रीज? रियल इस्टेट प्राइसेस, प्रॉपर्टी प्राइसेस, आज बाय करोगे 50-60 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, नहीं बाय करोगे तो वो 5 साल के बाद 2 करोड़ की हो जाएगी, वो आप बाय मतलब अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ऐसे सलाह सिर्फ 2 लोगों को मिली है, सरप्राइजिंग, आउट ऑफ 34 पार्टिसिपेंट्स। अकॉर्डिंग टू ये कॉमनली बोला जाता है ऐसे कि रियल इस्टेट प्राइसेस ऑलवेज गो अप। सो ग्रेट। सो मैं 2 चीजें आपको बताना चाहता हूँ जो इस दुनिया के सिर्फ 5% लोगों को समझ में आती है। अगर आपको समझ में आई ना, तो आपने आपके अबंडेंट लाइफ का जर्नी किक स्टार्ट कर दिया है, ऐसा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं लास्ट वाला पॉइंट, टाइम करेक्शन वर्सेस प्राइस करेक्शन। इस दुनिया के 95% लोगों को प्राइस करेक्शन ही समझ में आता है, टाइम करेक्शन समझ में नहीं आता है। सो प्राइस करेक्शन सिंपल है, मैंने रिलायंस का स्टॉक खरीदी कर लिया, 2,000 रुपए का स्टॉक है, 6 महीने बाद रिलायंस का स्टॉक नीचे गिर गया, 1,600 रुपए का हुआ, तो 20% का प्राइस करेक्शन हुआ, मुझे 20% का नुकसान हो गया। सिंपल, सबको समझ में आता है। प्रॉब्लम आता है टाइम करेक्शन समझने में, जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विद द सेम स्टॉक। सो आप में से कितने लोगों को ऐसे लगता है रिलायंस का स्टॉक आपने 14 साल पहले लिया होता, 14-15 साल पहले, और आज तक होल्ड किया होता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया होता, तो आपने बहुत पैसे बना लिए होते? ऐसा कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए यस। आई होप सब लोग स्टॉक मार्केट से वेल इक्विप्ड है। जयंत जी ने कहा है नो, ओके। आशीर्वाद जी ने कहा यस, ओके।
आप में से क्वेश्चन है, आप में से कितने लोगों को लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किया होता रिलायंस में, 15 साल पहले बाय किया होता तो आज एकदम ह्यूमंगस वेल्थ आपने बनाई होती रिलायंस के स्टॉक में? ऐसा आप में से कितने लोगों को लगता है? चैट बॉक्स में डालिए। सिर्फ 2 रिस्पॉन्स आए हैं। सबको रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा चैट बॉक्स में कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि नहीं तो मुझे नहीं समझेगा मेरी बातें आपको कनेक्ट हो पा रही है कि नहीं। यस, तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। मैंने 11 जनवरी 2008 को 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए रिलायंस के स्टॉक में। 129 शेयर्स मुझे मिले क्योंकि स्टॉक प्राइस था 774। 10 साल तक मैंने होल्ड किया। 11 जनवरी 2018 को जब भी शेयर्स बेचे तभी मुझे मिले 1,21,000 में खुश हो गया, क्योंकि 774 मैंने बाय किए थे, 940 में मैंने बेचे थे। सो मुझे 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था 10 साल में, मैं खुश हो गया। लेकिन मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया मेरे CAGR रिटर्न्स कितने थे। कंपाउंडेड रिटर्न्स वाज ओनली 1.96%। सो मेरे पास 11 जनवरी 2008 को चॉइस था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट में 1 लाख रुपए में इन्वेस्ट करूं, हर 3 साल में रिन्यू करूं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट सबसे ज्यादा सेफेस्ट माने जाते हैं। सो ऐसा मैं करता, 10 साल में मेरे बन जाते 2,32,000 रुपीज। लेकिन मैंने रिस्क लिया और रिलायंस में मेरे बन गए 1,21,000 रुपीज। सो इसका मतलब है रिलायंस के स्टॉक में पैसा डालने से एक्चुअल मेरा लॉस हुआ है 1,11,000 रुपए, जो कि कॉमन लोगों को समझ में नहीं आता है। आपके पास चॉइस था रिस्क फ्री रिटर्न पाने का, लेकिन आपने रिस्क वाले असेट में पैसे डाल के आपके वेल्थ इरोड करके ले ली 1,11,000 रुपए से। सो रिलायंस के स्टॉक में बिटवीन 2008 टू 2018 बिल्कुल भी प्राइस करेक्शन नहीं आया है, उसमें टाइम करेक्शन आया है। और आपको समझना पड़ेगा, इंडिया जैसे कंट्री में गोल्ड, जो भी फिजिकल असेट है, गोल्ड एंड रियल एस्टेट में हमेशा टाइम करेक्शन आता है। आपको कभी भी ऐसा रेयरली कभी मिलेगा कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 90 लाख में मिल गई, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी शायद 5 साल बाद आपको 1.5 करोड़ में मिले। लेकिन आज आप एनुअल इनकम आपका 10 लाख रुपया है, तो आप रेस्ट अश्योर रहिए नेक्स्ट 5 साल के बाद आपका एनुअल इनकम 35 to 40 लाख के बीच में होगा। इसके बारे में बिल्कुल भी मन में चिंता मत रखिए, क्योंकि इंडिया ये बहुत ग्रोइंग कंट्री है। सो अगर नेक्स्ट 5 साल में मेरा इनकम, एनुअल इनकम 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मैं आज जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो रही होने वाली है वो नहीं अफोर्ड कर पाऊंगा? ये क्वेश्चन आपको पूछना है। सो इंडिया जैसे कंट्री में हमेशा आपकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा पेस से बढ़ती है कंपेयर टू रियल एस्टेट प्राइसेस। सो कभी भी घाई नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने में। प्राइस बढ़ेंगे लेकिन आपकी इनकम बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगी, इसके बारे में रेस्ट अश्योर लीजिए। अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है इंडिया जैसे कंट्री में, तो आपको चेक करना पड़ेगा आप क्या गलत प्रोफेशन में हो, या आप ऑनेस्टली आपका जॉब नहीं कर रहे हो, या आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ यही। मैं मुंबई में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, सो ये एक एग्जाम्पल मैंने बहुत सुना है, आपने आपके सिटी के में भी ये सुना होगा। 1990 में 10 लाख रुपए का अगर 1 BHK था, उसकी प्राइस आज 1.5 करोड़ रुपया है। 15 टाइम्स रिटर्न जनरेट हुए लास्ट 32 ईयर्स में। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। प्रॉब्लम इसमें ये है, रियल एस्टेट में जब भी रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं टाइम्स में बातें करते हैं लोग, टाइम्स में। आपको हमेशा परसेंटेज में बात करनी चाहिए। 10 lakhs in 1990, 2022 में 1.5 करोड़, इट कम्स आउट टू बी अराउंड 8%। सो आप कैलकुलेट कर सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के एवरेज रिटर्न लास्ट 32 ईयर्स में 8.5% के आसपास है। सो रियल एस्टेट में कोई गेन नहीं होता है इन टर्म्स, मतलब रियल एस्टेट में नहीं बोल रहा हूँ, 1 BHK 2 BHK 3 BHK लेके आपको कोई फाइनेंशियल गेन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उतने प्राइसेस नहीं बढ़ते जितने दिखाए जाते हैं टाइम्स में। मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ 1 BHK 2 BHK 3 BHK में। प्लस
जिसने भी होल्ड किया है 1990 में 10 लाख रुपीस का 1 BHK खरीदा, उसने हर महीना मेंटेनेंस भरा है, हर 5 साल में इंटीरियर का खर्चा किया है। आज अगर बेचा 1.5 करोड़ में, दुनिया भर के टैक्सेस भरने पड़ेंगे, इनकम टैक्स का नोटिस आएगा वो अलग, हर साल प्रॉपर्टी टैक्स भरा है। सो ये भी आपको काउंट करना चाहिए। सो 3 से 4 या 5% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं होते हैं रियल एस्टेट 1 BHK 2 BHK 3 BHK में। अगर ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जिसमें इससे ज्यादा रिटर्न्स पॉसिबल है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, इंडिया में कहीं भी खरीद सकता हूँ। सो अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। ओके, टोटल 36 पार्टिसिपेंट्स है। आई होप बेटर रिस्पॉन्स। 4 पार्टिसिपेंट्स ने इंटरेस्टिंग ऐसे कहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो स्टिल नॉट कन्विंस। और आपके लिए 5 फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। आपने डिसाइड कर ही लिया है होम लोन लेने का और घर लेने का, नो प्रॉब्लम। 5 चीजें ध्यान में रखिए। 5 होम लोन फैक्ट्स। आप में से कितने लोगों ने, मतलब हम इंडिया में है तो ऑलमोस्ट सब लोग क्रिकेट के फैंस होते हैं। 1990s में, 1990 के दशक में कितने लोग क्रिकेट देखते थे? और याद है ये फ्लिकर बुक आता था, कपिल देव का फ्लिकर बुक, थम्सअप का फ्लिकर बुक आता था, और सुनील गावस्कर का। तो वो ऐसे एक साथ जोड़ के ऐसा आप फ्लिकर करोगे तो कपिल देव ऐसा बॉल डालता था और सुनील गावस्कर ऐसा शॉट मारता था। ये याद है आप में से कितने लोगों को ये फ्लिकर बुक? चैट बॉक्स में डालिए यस। आई होप अगर 1990s के दशक में आप क्रिकेट के फैन रहे हो तो श्योर शॉट ये थम्सअप का फ्लिकर बुक आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो पॉइंट मैं आपके सामने कुछ अलग पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्मोकिंग करना इंजूरियस टू हेल्थ, ये 1950 के आसपास हमें समझ में आया, क्योंकि स्मोकिंग करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इसका प्रीकर्सर स्मोकिंग हो सकता है। ऐसा हमें मेडिकल फर्टर्निटी को समझ में आया 1950 को। लेकिन 7,000 साल से स्मोकिंग चालू है, तो 7,000 साल लगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ समझने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक का शोध लगा 1884 में। लेकिन अगर आप क्रिकेट के फैन रहे हो तो 1990s के दशक में आपको याद होगा, जब भी ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो कपिल देव और बहुत सारे क्रिकेटर्स थम्स अप, पेप्सी कोला पीते थे। अगर आपको याद होगा तो ऐसे ट्रॉली आती थी। तो तभी नहीं पता था कि सॉफ्ट ड्रिंक से इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। सो 2005 के आसपास, 2005 के बाद सडनली क्रिकेट में एक दौर आया, स्पोर्ट्स में दौर आया, जहाँ पे फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आया और समझ में आया कि सॉफ्ट ड्रिंक्स इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आपको नहीं पता तो आपको इसको स्टडी करना चाहिए, इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, क्योंकि बहुत ज्यादा डैमेजिंग होते हैं। जितना स्मोकिंग और अल्कोहल आपके बॉडी को डैमेज करता है, कई ज्यादा उससे मुझे लगता है सॉफ्ट ड्रिंक्स डैमेज करते हैं। सो आज कोई भी स्पोर्ट्समैन गलती से भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पिएगा, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। सो ऑलमोस्ट 150 साल लगे। High time we should understand borrowing money is a sure shot way of destructing your wealth. ये आपको समझना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ विद कैलकुलेशन। सो एक क्वेश्चन है, उसका आप जवाब दीजिए माइक ऑन करके, मैं अनम्यूट करने की परमिशन देता हूँ। मान लेते हैं आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, 7% का इंटरेस्ट है, 20 साल का लोन है। आप बैंक को कितना रीपे करते हो? मतलब बैंक को जो इंटरेस्ट मिलता है कितना मिलता है? मतलब आपने कर्जा लिया 1 करोड़, उसके अगेंस्ट बैंक 20 साल में आपसे कितना कमाती है? चैट बॉक्स में डालिए या फिर माइक ऑन करके मुझे बता सकते हो। आपको क्या लगता है? अतुल जी ने कहा है 1 करोड़ के लोन के अगेंस्ट आपको रीपे करना पड़ेगा 2.20 करोड़ और बैंक कमाएगी 1.20 करोड़। ओके, कोई इनिशिएटिव लेके और कुछ आंसर दे सकता है?
1 करोड़ का लोन है, 7% का इंटरेस्ट है, 20 इयर्स का टेन्योर है, इंटरेस्ट के प्रति कितना कमाएगी बैंक? ऑलमोस्ट डबल, आशीर्वाद जी ने कहा है। ओके ओके, और कुछ आंसर? मोर देन डबल। ओके ओके, अभी एक मैं आपको 1.5 करोड़। ओके, सबके आंसर करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, ऐसा मैं आपको रिक्वेस्ट करता। आपके आप एस्टोनिश हो जाओगे अगर ये पर्सपेक्टिव से आपने सोचा तो। सो आपके साथ एक कैलकुलेटर ये करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको पता है तो इसको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहते हैं। इसमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन से डेट को कितना पैसा आपको रीपे करना है। तो अपना एग्जांपल लेते हैं, 1 करोड़ का होम लोन है, सो 1 करोड़ डाल देता हूँ, 7% का इंटरेस्ट डाल देता हूँ। सो आप देख सकते हो 77,000 का ईएमआई बनेगा, 1 करोड़ 86 लाख रीपे करना पड़ेगा, आउट ऑफ विच 86 लाख इज द टोटल इंटरेस्ट। सुनने के लिए अच्छा लगता है, डिसेंट है। अगर ये होता ना तो होम लोन लेना सही होता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि 20 साल में, अगर 20 साल के लिए कोई मुझे 1 करोड़ ले रहा है, उसके अगेंस्ट 86 लाख रुपीस ले रहा है फॉर 20 इयर्स, बहुत सही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए, ये जो आप इंटरेस्ट के प्रति हर महीना भर रहे हो, अगर आपने घर नहीं लिया होता तो इंटरेस्ट तो नहीं भरना होता, और आपने इन्वेस्ट कर दिया होता म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, म्यूचुअल फंड नहीं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो आपके बन जाते 20 साल में सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट की एसआईपी 3 करोड़ 89 लाख रुपीस। सो जस्ट इमेजिन कीजिए आपने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है आपके लाइफ में। 86 लाख आपके पास 1 करोड़ थे नहीं, इसके लिए घर लेने के लिए आपने लाइफ में कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर ही नहीं किए हैं, जैसे कि आपका इनकम हर साल बढ़ता है, तो वो तो मैंने कंसिडर नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इंटरेस्ट का पैसे की एसआईपी बनाई है। सो इतने पैसे पे आप लात मार रहे हो स्ट्रेट मुंबईया लैंग्वेज में। अभी दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। आपको लगता है बैंक आपसे सिर्फ 86 लाख रुपीस ले रही है? एकदम गलत। वो लेती है इंटरेस्ट आपसे, लेकिन वो कैश में नहीं रखती है आपके खुद के पास, वो धंधे में लगाती है, और धंधे में उसका कंपाउंडिंग करती है। एचडीएफसी बैंक लास्ट 25 सालों में हर साल 20% से ग्रो हुई है। अगर आपने 1 करोड़ रुपया डाला होता 1995 में एचडीएफसी बैंक के आईपीओ में, आज उसकी वर्थ होती 30 करोड़ रुपीस। सो इमेजिन कीजिए आपसे ये 86 लाख रुपीस लेके कितना ह्यूमंगस पैसा ये बैंक्स बनाती है। तो ऐसा पैसा आप भी बना सकते हो। आपका चॉइस है कि सिर्फ 1 BHK 2 BHK में रहना है कि लाइफ अबंडेंट बनाना है। आई होप आपको इससे नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। मेरी बातें थोड़ी हार्श है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अबंडेंट लाइफ के बनाने के बारे में। सो लॉस्ट क्वार्टर 18% क्वार्टरली ग्रोथ ना, एनुअल देखिए, एनुअल, और लास्ट 25 साल की देखिए एचडीएफसी बैंक। सेकेंड चीज, होम लोन इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर बेटर फ्यूचर, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। अभी मैं आपको थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। करंटली इंडियन आदमी जीता है अराउंड 69-70, माइक ऑन कर देता हूँ सबके, 69-70 लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69-70 के आसपास है। वेस्टर्न वर्ल्ड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 90 to 95 के बीच में। 2050 तक जब आप 60 के अराउंड हो जाओगे, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी 90। सो जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके पास पेंशन नहीं है, आप ज्यादा टैक्स भर रहे हो क्योंकि टैक्स बढ़ते जाते हैं, टैक्स भर रहे हो। सो 60 to 90 आप कैसे निकालने वाले हो, ये क्वेश्चन आप खुद को पूछिए। अगर इस दुनिया में आप 2030 तक प्रेजेंट हो, आप जिंदा हो, आप समझ लीजिए 100 to 120 ईयर्स आप जीने वाले हो इस दुनिया में। ऐसा रिसर्च चालू है जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में। अगर नहीं पता तो इसको आप गूगल सर्च कीजिए, आपको पता लगेगा। 100 to 120 ईयर्स का लाइफ आपको है अगर आप 2030 तक इस दुनिया में जिंदा हो तो। और इच्छा मरण इंडिया में अलाउड नहीं है, सो आपको जीना पड़ेगा। क्वेश्चन एक ही है,
आपकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ कैसे होगी और क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल लाइफ कैसे होगी। सो अगर आप होम लोन लोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये लाइफ निकालना। इन्फ्लेशन इन एजुकेशन इज अराउंड 12%। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स देंगे आपको आने वाले टाइम में 10 से 11%। एजुकेशन इन्फ्लेशन है 12%। आपका मेरा एजुकेशन फ्री में हो चुका है ऑलमोस्ट ड्यू टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, आप जो भी स्टेट में रहते हो। लेकिन आपके और मेरे बच्चों का एजुकेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंट्रीज, ये एग्जांपल मैं देता हूँ। 2014 में जब भी मोदी जी आए, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे कि मोदी जी कुछ रेवोल्यूशन लाएंगे और इंडिया को एक बहुत बड़ा जबरदस्त कुछ चेंजेस होंगे। अभी जो मोदी के फॉलोअर्स है, मोदी जी के फॉलोअर्स है, वो भी ये मानेंगे कि जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इंडिया के जैसे कंट्री में फुलफिल करना सबके एक्सपेक्टेशंस। लेकिन आप मोदी जी के फॉलोअर से जब भी पूछोगे कि 2014 में क्या कमिट किया था और आज ऐसे क्यों हुआ, तो वो जनरली उनका जवाब ऐसे रहेगा कि अरे पॉलिटिक्स में सब पैसा खाते हैं, सब वैसे ही है, एक ही इसके है, ऐसा। इसका अंडरलाइनिंग अर्थ क्या है? अंडरलाइनिंग अर्थ ऐसा है, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कम होते जा रहा है। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आई है सिंस अराउंड 1920 से, वो शेक हो रही है ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको समझना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। सो ये सोचिए। थर्ड फैक्ट, जब भी आप होम लोन लेते हो, मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है, आप कैसे बैंक के स्लेव बनते हो। अलग कॉन्टेक्स्ट में है, आपने एक एड देखा होगा, सैमको म्यूचुअल फंड का एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका एक एड अभी टीवी पे बहुत चालू है, तो मैं जरा उसको शेयर करता हूँ आपके साथ। 1 सेकंड, पॉइंट में कुछ आपके साथ अलग शेयर करना चाहता हूँ। सो जरा पेशेंटली देखिए, मैं आपको म्यूचुअल फंड नहीं बेच रहा हूँ। सो ये एड कितने लोगों ने देखा है, चैट बॉक्स में डालिए यस। यस, तो मैं आपको जरा एक ऐड चलाता हूँ, ये अभी बहुत चालू है ये। मैं हूं एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूं एक इनएफिशिएंट कंपनी। ये भाई साहब कौन है? दरअसल मैंने इनसे काफी बड़ा लोन लिया है, तो सब कुछ इनसे पूछ के करना पड़ता है। आपके यहाँ ऐसा कोई? नो, वी आर डेट फ्री। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी सो पॉइंट में सिंपल आपको बताना चाहता था कि अगर आप कर्जा लोगे ना तो आपकी हालत ऐसे होगी। सब सोच के, मतलब सब HDFC बैंक हो या जो भी बैंक से आपने कर्जा लिया है, उसको पूछ के करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, आप कौन से सिटी में रिसाइड करोगे, आप जॉब स्विच करोगे कि नहीं करोगे, जॉब से आप बिजनेस में आओगे कि नहीं आओगे, बिजनेस में नए रिस्क लोगे कि नहीं लोगे, सब आप डिसाइड करोगे। बैंक का लोन कैसे मैं रिपे करूंगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी लॉकडाउन लगा फर्स्ट, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मंथ्स का मोराटोरियम दिया था विद RBI परमिशन। तो जिन्होंने भी ये लिया 3 मंथ्स का मोराटोरियम, उनके लोन के 22 महीने इंक्रीज हो गए। जस्ट इमेजिन, आपका 20 साल का लोन है, 22 महीने आपको एक्स्ट्रा EMI भरना है, जस्ट बिकॉज आपने 3 महीने EMI नहीं भरा। सो इमेजिन कीजिए आप कितना ह्यूमंगस पैसा बनाती है बैंक्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बैंकिंग फंड में कीजिए, ह्यूमंगस पैसा बनेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको देंगे बैंकिंग फंड्स आने वाले 10 साल में। इस इसमें मेरे माइंड में कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा बनाती है बैंक्स कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। ये लास्ट लाइन पढ़िए, टिल यू रीपे ऑल योर बोरोड मनी, योर होम इज नॉट एक्चुअली योर होम, it's bank's ownership. Bank charges you bomb just to put your nameplate on your door. Please understand this fact. चौथा चीज, लोन इज इक्वल टू स्ट्रेस। 25 से 30 साल पहले हार्ट अटैक आने का नॉर्मल एज कितना था, कैंसर कितने लोगों को होता था, डायबिटीज होने का नॉर्मल एज कितना था।
आज हार्ट अटैक आने का नॉर्मल एज कितना है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज होने का नॉर्मल एज कितना है, और कैंसर कितने लोगों को होता है, उसका मूल जाता है स्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च। डिवोर्स कितने होते थे 25-30 साल पहले और आज कितने डिवोर्स होते हैं, जस्ट देखिए। उसका मेजर रीजन है स्ट्रेस। अगर आपको अबंडेंट लाइफ बनानी है, ट्रस्ट मी, स्ट्रेस से दूर रहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, सबसे पहला गोल रखिए ये स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर सको और कम कर सको, क्योंकि ये स्ट्रेस से आपका लाइफ कभी भी अबंडेंट नहीं बन सकता है। आप हमेशा स्केर्सिटी मेंटालिटी में रहोगे। साइंटिफिक रीजन है, इसके ऊपर मैं आपको बहुत गाइड कर सकता हूँ। फिफ्थ, वी लिव इन द बुका वर्ल्ड, वोलाटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूअस। फेब्रुअरी 2020 में किसी को नहीं पता था मुंबई रेलवे आने वाले 1.5 साल तक नहीं बंद रहने वाला है। किसी को नहीं पता था अगर आप ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपका इनकम बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाला है। किसी को नहीं पता नेक्स्ट 6 महीने में अगर आप आईटी में और गवर्नमेंट सर्विसेज में या फिर बैंक्स में जॉब करते हो तो क्या होगा, किसी को नहीं पता नेक्स्ट 6 महीने में। सो वुका वर्ल्ड में हम जीते हैं। मैं आपको 100 साल पहले लेके जाता हूँ, जब भी स्पेनिश फ्लू आया था। तो आप में से कितने लोगों ने स्पेनिश फ्लू का नाम सुना है, चैट बॉक्स में डालिए यस। 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, स्पेनिश फ्लू, विच वॉज सिमिलर टू कोरोना। उसके भी 3 4 5 वेव्स आए, बहुत ज्यादा जीवित हानि हुई यूरोप में, यूएस में। इंडिया में पता नहीं, क्योंकि इंडिया कभी ब्रिटिश रूल के अंडर था, अनडेवलप्ड था, सो डेटा कलेक्शन नहीं था इतना। सो आप में से कितने लोगों को पता है स्पेनिश फ्लू? स्पेनिश फ्लू आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड 1917-18 के अराउंड, और उसके वेव्स चलते रहे 1922 तक। बहुत जीवित हानि हुई उसका, ये बहुत सारे लोगों को पता है फैक्ट। लेकिन 1922 के बाद यूएस की इकोनॉमी और यूरोप की इकोनॉमी जबरदस्त ग्रो हुई फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स, 1922 से 1929 तक। हर आदमी वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था 100 साल पहले, यूएस और यूके में, क्योंकि मार्केट रिटर्न्स दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था। लोग इन्वेस्ट करे जा रहे थे, करे जा रहे थे, करे जा रहे थे। जैसे करंटली आज हो रहा है, 100 साल बाद कोरोना के वेव्स 3 4 हो गए, मार्केट ऊपर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद का स्टोरी ऐसा है, 1929 में एक ब्लैक वेनसडे या फ्राइडे, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो दिन मार्केट, स्टॉक मार्केट गिरने लगा, और नेक्स्ट 10 इयर्स पूरे वर्ल्ड में एक द ग्रेट डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चला, जिसका मैनिफेस्टेशन हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और नेक्स्ट आने वाले 20 से 25 साल इस दुनिया ने वो टाइम में बहुत स्ट्रगलिंग निकाले, लोगों के जॉब चले गए, बहुत लोग रिच से पुअर बन गए वो टाइम पे। आज भी ऐसा हो सकता है, किसी ने देखा है। सो आपको ऐसे वुका वर्ल्ड में कर्जा लेके आपका लाइफ स्पेंड करना है, आपका चॉइस है। सो पॉइंट ये है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज के वेबिनार का पॉइंट है हाउ टू क्रिएट अबंडेंस इन योर लाइफ। अगर आपने लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर लिया, आप कोई भी घर ले सकते हो आपके जो मन में है, वैसा बड़ा घर, बहुत लैविश घर, पूरा कैश देके ले, कैश एज इन पूरा पैसा भर के ले सकते हो। आपको माइंडसेट अबंडेंस बनाना चाहिए। कर्जा लेके घर लेना, इट्स अ इंडिकेशन ऑफ स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट से आप हैप्पी रिच नहीं बन सकते हो। ये आज के वेबिनार का पॉइंट है। सो 3 बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। अबंडेंट लाइफ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आउट ऑफ विच मैं 3 चीजें आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आपका लाइफ अबंडेंट बना लिया, आप घर बाय कर सकते हो विदाउट होम लोन। सो अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। अभी मैं आपको 3 चीजें, बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। शायद पता नहीं आपको क्या लगे, लेकिन 3 बेसिक चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं करते हो, आपका लाइफ अबंडेंट बनना बहुत डिफिकल्ट है।
अभी तक का सेशन कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टिंग। टोटल 34 पार्टिसिपेंट्स है, आउट ऑफ इच 2 लोगों ने इंटरेस्टिंग कहा है। सो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है। ओके पार्थ जी थैंक यू, नवनीत जी थैंक यू, ओके ग्रेट निमेश जी, यस थैंक यू। सो 3 चीजें। पहली बेसिक चीज, अबंडेंट माइंडसेट बनाने के लिए आपको एक डीलेड ग्रेटिफिकेशन माइंडसेट के ऊपर काम करना है पड़ेगा सबसे पहले। सो डीलेड ग्रेटिफिकेशन ये वर्च्यू होता है इस दुनिया के रिचेस्ट हैप्पीएस्ट सक्सेसफुल लोगों का। डीलेड ग्रेटिफिकेशन, मुझे अब भी के अब भी चाहिए, ऐसा अगर आपका माइंडसेट है, बहुत डिफिकल्ट है अबंडेंट लाइफ बनाना। इंडिया के सबसे रिचेस्ट कौन है आपको पता है? मिस्टर राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट के ओनर। एट द एज ऑफ 41 उन्होंने डीमार्ट चालू किया है। नारायण मूर्ति वन टाइम इंडिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे, 30 एट द एज ऑफ 37 इन्फोसिस चालू किया है। सो 25 में सबसे रिचेस्ट बनना कोई जरूरी नहीं है, या रिच दिखना जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है, बहुत सारे कम्युनिटीज में ऐसा है, अगर घर नहीं है ना तो लड़कियां शादी नहीं करती है वो बंदे से, तो इसके लिए शादी करने के लिए घर लिया जाता है। सो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो आप गलत लड़की के साथ शादी कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन आप में एम्बाइब करना जरूरी है। सब चीजें अब भी के अब भी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको स्ट्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद आप रीडिंग चालू कीजिए, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उन्होंने कैसे किया है। क्योंकि एक बुक जब भी आप पढ़ते हो ना, एक सक्सेसफुल लाइफ का पूरा जिस्ट आपको वो बुक में मिल जाता है सिर्फ 400 रुपए में। मतलब फॉर एग्जाम्पल 400-500 रुपए में। आप इमेजिन कीजिए, उसने पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस आपको 400 रुपए में दे रहा है। तो आपको अगर रीडिंग हैबिट नहीं है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग अ अबंडेंट लाइफ। इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, रिचेस्ट लोग ये अवीड रीडर है, इंक्लूडिंग मुकेश अंबानी। आप देख सकते हो इंटरव्यू में। स्टॉप वॉचिंग टीवी, स्टॉप वॉचिंग एनी मीडिया, रीडिंग एनी मीडिया, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी जो भी है सब बंद कर दीजिए। ट्रस्ट मी, एक हफ्ता करके देखिए या एक महीना करके देखिए, आपका आपका लाइफ अपसाइड डाउन चेंज होगा, अपसाइड डाउन। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। ये जो है ये डिस्ट्रैक्शंस है आपके लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ये आपके बेटर फ्यूचर को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये सब चीजें। सीएनबीसी देखने से आप पैसे नहीं बना सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने से आप पैसे नहीं बना सकते हो, यूट्यूबर के वीडियोस देख के आप पैसे नहीं बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। ट्रस्ट मी, स्टॉप वॉचिंग ऑल मीडिया, रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, एक महीना करके देखिए आपका लाइफ कितना सुकून जैसा होगा और आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट में चले जाओगे, ये आप करके देखिए एक बार। यू शुड बी इन योर कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंसेस, नॉट योर बैंक। जैसे मैंने एक बोला था, किसी की सलाह मत सुनिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ। फाइनेंशियल लाइफ में आपके सिर्फ लॉजिक के ऊपर आप भरोसा रखिए, क्योंकि हर एक जो आपको एडवाइस कर रहा है ना, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, इंक्लूडिंग मी। मेरे 465 प्लस क्लाइंट्स है, लेकिन मैं एक पॉइंट हमेशा रखता हूँ उनके सामने कि ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है। मेरा काम है आपको अवेयर करना, लेकिन डिसीजन आपको लेना चाहिए। सो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक नंबर 2, आपको हार्ट सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। पहला माइंड सेट, फिर हार्ट सेट। हार्ट सेट क्या होता है? आप खुद को क्वेश्चन कीजिए कि आपको लाइफ में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, फैमिली टाइम ज्यादा से ज्यादा चाहिए, इस दुनिया के वंडर्स, अलग अलग वंडर्स ट्रैवल करके आपको देखने हैं, आपकी हॉबी परस्यू करनी है, न्यू लैंग्वेज सीखनी है, कोई गिटार सीखना है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मुंबई रेलवे में स्पेंड करना है। मुंबई का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। या ट्रैफिक में स्पेंड करना है, ये आपको खुद को पूछना है। सो फॉलो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल। मेरी मदर का या फिर आपके भी मदर फादर का एग्जांपल आप लीजिए, उनका लाइफस्टाइल कितना मिनिमलिस्टिक होता था। एक वॉच पहनते थे वो एटलीस्ट 10-15 साल तक। मेरे मदर ने तो एक ही वॉच पहना रहेगा पूरे लाइफ में।
पॉइंट मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल आपको इस जिंदगी का आनंद देगा। कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे कपड़े खरीदे करने के, अच्छे कपड़े होने चाहिए। 7 दिन आप अलग अलग कपड़े पहन सकते हो, उतने कपड़े आप खरीद सकते हो, लेकिन आपका वार्डरोब आप देखिए कितने ज्यादा कपड़े हैं, कितने ज्यादा चप्पल्स है आपके पास होते हैं, कितने चप्पल्स लगेंगे आपको? 7 दिन 7 कपड़ों को मैच होने वाले 7 चप्पल्स, लेकिन आप जस्ट इमेजिन कीजिए आप कितने खरीदी करते हो। सो ये पूरा आपको मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। इसके ऊपर अलग अलग बुक्स है जो फॉलो कीजिए। इस दुनिया के रिचेस्ट लोग बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं। ये एग्जांपल मैंने किसी से सुना है, राधा कृष्ण दमानी इंडिया के सबसे रिचेस्ट। सामने से जाएंगे आपके, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ व्हाइट कपड़े पहनते हैं वो, और एकदम मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है। सो डायरेक्ट कोरिलेशन होता है विथ रिच। आप जो मीडिया में देखते हो फिल्म स्टार्स वगैरह, आई डोंट नो एक्चुअली कितने रिच होते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कमाते बहुत है, कमाना बहुत ज्यादा और रिच होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। बेसिक नंबर 3, आपको आपके हेल्थ सेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप 25वें साल में आपकी करियर स्टार्ट करोगे, 45 तक बहुत सक्सेस पाओगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आपकी हेल्थ सेट नहीं है आपके साथ, आपका छप्पर उड़ गया है, फ्रंट प्रॉब्लम बैक प्रॉब्लम आपको आ गया है, तो नेक्स्ट 45 ईयर्स आप कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन है। सो बेसिक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप जो खाना खाते हो ना, उसका आपके ब्रेन के साथ डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। इसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बेसिक यहाँ से स्टार्ट कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सिंपल मतलब है 12 घंटा फास्टिंग करना, 12 घंटे के विंडो में खाना खाना। जैसे कि 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो रात का खाना आपका 8 बजे के पहले होना चाहिए। ये आप फॉलो कीजिए, नेक्स्ट 1 मंथ आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स कितने कम होंगे, जस्ट इमेजिन कीजिए। सो रात को 8 से सुबह 8 तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना चाय ना कुछ ना कुछ ना कुछ। ऐसा सिर्फ 1 महीना करके देखिए, आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कितने कम होंगे। ट्रस्ट मी, अगर डायबिटीज है चेक कीजिए आज, 1 महीना इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो कीजिए, डायबिटीज कम होगा। वेल्थ, जितना आपका माइंड अच्छा चलेगा ना, उतना आपकी वेल्थ जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। जितना आपका माइंड अच्छा चलेगा, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, गुस्सा नहीं आएगा, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, हैप्पीनेस होगा आपके लाइफ में, स्ट्रेस कम होगा आपके लाइफ में अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हो। और पॉइंट है हेल्थ सेट के ऊपर काम करना, जैसे वर्कआउट है, स्लीप इंप्रूव करना है, नेचर में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। सो ये आप सबको पता है। पॉइंट था ये वेबिनार का, 3 बेसिक चीजें बताना, सो दैट आप आपका अबंडेंट लाइफस्टाइल का जर्नी किक स्टार्ट कर सको। अभी क्वेश्चन ऐसे आपके मन में आएगा, एग्जैक्टली करना क्या है वो बोल। घर लेने के लिए विदाउट होम लोन 3 चीजें कीजिए, प्लान कीजिए, कॉन्शियसनेस लाइए, अवेयरनेस लाइए इन टर्म्स ऑफ आवर आपके फाइनेंसेस। प्लान क्या कीजिए, एट द एज ऑफ 40 आप अच्छा घर बाय कर सको, ऐसा प्लान कीजिए। आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को बोलिए कि मुझे प्लान करके दे, एट द एज ऑफ 40 मुझे बहुत लाइविश घर लेना है, जो भी आपका ड्रीम का घर है आराम से पॉसिबल है। अगर आपका एज बिटवीन 25 टू 30 है, ट्रस्ट मी, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कुछ भी खरीद सकते हो, 4 BHK विला खरीद सकते हो, इतना अबंडेंट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अबंडेंट माइंडसेट रखना पड़ेगा। मेक यूर, अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरी शादी नहीं होगी 26-27 से साल में, घर ले नहीं लूंगा, तो स्केर्सिटी माइंडसेट। 30 साल के उम्र में मेरे पास घर नहीं है, रेंट पे रहता हूँ, मेरे सब इंजीनियर फ्रेंड्स ने घर ले लिए, उनके तो 2-2 बच्चे हो गए, उनका लाइफ बहुत सेट हो गया, स्केर्सिटी माइंडसेट। सो पॉइंट है, पहले अबंडेंट माइंडसेट, 40 के एज में आप घर लीजिए, कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, मेक यूर ऑल ओवर लाइफ डिसिप्लिन करते रहिए आपका लाइफ इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आपके काम में, आपके हेल्थ में, आपके थॉट प्रोसेस में, सब डिसिप्लिन कीजिए। कॉन्शियसनेस, ये आप टीवी देखोगे, मीडिया देखोगे, कॉन्शियसनेस कभी नहीं आएगा, वो हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे आपको। इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट, मनी एंड इकोनॉमिक्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग इन टूडेज वर्ल्ड। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मैं तो एक्टर हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स का कोई समझ में नहीं आता है।
नहीं चलेगा। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे इकोनॉमिक्स का कोई समझ में नहीं आता है, नहीं चलेगा आने वाले 10 साल में, क्योंकि ये आपके लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है इन टुडेज फिनटेक वर्ल्ड। सो आपको धीरे धीरे नहीं आता है, कोई भी चीज आप सीखोगे, किसी को ड्राइविंग स्टार्टिंग में नहीं आता है, वो सीखोगे तो आता है। सो धीरे धीरे ये आपको सीखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट, मनी, इकोनॉमिक्स, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। आराम से एट द एज ऑफ 40 आपका अबंडेंट घर खरीदी कर सकते हो। सो आज का सेशन कितने लोगों को यूजफुल लगा है, चैट बॉक्स में डालिए यूजफुल। अभी सिर्फ मैं आपके 5 मिनट लेने वाला हूँ। ग्रेट, अतुल जी, रेशमा जी, जयवंत जी, ओके, प्रताप जी, मुकेश जी, दलजीत जी, अद्विता जी, पतपार जी, ग्रेट। सो ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा एक वर्कशॉप है कल से, मंडे ट्यूसडे वेनसडे शाम को 6 से 7 के बीच में, सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। इसमें आपको क्या क्या सीखने मिलेगा? डे 1 पे क्रिएटिंग राइट माइंडसेट फॉर डेट फ्री लाइफ, डे 2 पे क्रिएटिंग राइट स्किल सेट फॉर डेट फ्री लाइफ, डे 3 पे क्रिएटिंग एग्जीक्यूशन फॉर प्लान फॉर डेट फ्री लाइफ। अगर आप डेट में फंसे हुए हो, कैसे बाहर निकलने का, स्पेशली होम लोन में। अगर आप डेट फ्री हो, कर्जा नहीं लिए हो, तो लाइफ थ्रू आउट द लाइफ कैसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए एग्जैक्टली डेट फ्री रहने के लिए, उसका एग्जैक्ट आपको नॉलेज मिलेगा ये वर्कशॉप में। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ये पेड वर्कशॉप है, अगर एंड ऑफ द सेशन तक बने रहोगे तो जो फीस मैं बताने वाला हूँ उसमें और भी मैं डिस्काउंट देने वाला हूँ। इसकी फीस इतनी कम है कि आपका एक वीकेंड आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आपकी फीस आ जाएगी। सो कितने लोग इंटरेस्टेड है ये वर्कशॉप अटेंड करने में? वॉइस नॉट ऑडिबल, आई गेस वॉइस तो आ रहा है सबको ना? इंटरेस्टेड, ओके ग्रेट। सो इसका फीस है 2999, लेकिन एंड ऑफ द सेशन तक बने रहिए, एक लिंक दूंगा जिसमें डिस्काउंट रहेगा। और इस ये फीस में आपको 7 बोनसेस मिलेंगे। सबसे पहला बोनस सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ, जो कि मैंने आपको बताया 17, 18, 19 जनवरी। बोनस नंबर 2 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी रिच एक्शन प्लान। जैसे स्टेप 2 होता है हैप्पी रिच लाइफ बनाने का, पैसिव इनकम सोर्सेस क्रिएट करना। सो अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो एग्जैक्टली कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्कीम्स में करना चाहिए, गोल्ड में कैसे करना चाहिए, रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपको अर्ली फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए तो ये सब के आंसर्स आपको मिलेंगे 1, 2, 3 फरवरी 2022 को। बोनस नंबर 3 द बिलियनियर प्लेबुक। आपकी वेल्थ प्रोटेक्टिंग माइंडसेट आपको हमेशा रखना चाहिए, कंजर्वेटिव माइंडसेट जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो कंजर्वेटिव माइंडसेट का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। कंजर्वेटिव माइंडसेट का मतलब होता है आप वैल्यू समझो। अकॉर्डिंग टू मी, यस बैंक के 12 रुपए के स्टॉक में कुछ भी वैल्यू नहीं है, लेकिन बजाज फिनेंस के 7700 के स्टॉक में बहुत ज्यादा वैल्यू है। सो मैं बजाज फिनेंस का स्टॉक खरीदी करूंगा, जो कि मैं कर रहा हूँ। सो वैल्यू समझना जरूरी है, बिलियनियर लोग बराबर समझते हैं। सेकंड, जो चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 15 साल के बाद समझो बेचोगे, टैक्सेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा, उसका कैलकुलेशन आज आपके पास चाहिए। आप रियल एस्टेट खरीदी कर रहे हो 1 करोड़ की, 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो 5 करोड़ में बेचोगे, लेकिन टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या रहेगा उसका कैलकुलेशन आज आपके पास चाहिए, जो बिलियनियर लोगों के पास होता है। तीसरी, लिक्विडिटी। 1 करोड़ का घर आपने ले लिया है, ठीक है, 10 साल के बाद बेचना है, ठीक है, क्या 5 करोड़ में खरीदने वाला बंदा आपको मिलेगा 10 साल के बाद? आज के टाइम पे मुंबई में कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचने के लिए 2 साल लगते हैं, एवरेज में बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट, कॉस्ट। जो चीज आप में इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिलायंस का स्टॉक होल्ड करने की बिटवीन 2008 से 2018, ये 10 साल में 1,11,000 रुपए उसकी कॉस्ट थी।
सो इसका समझ आपको आएगी 15, 16, 17 फरवरी को। बोनस नंबर 4, मार्केट आउटलुक सेशन हर महीना होता है। सो ये जो फीस पे कर रहे हो 1 साल के लिए वैलिड है। सो हर महीने का मार्केट आउटलुक सेशन आप सुन सकते हो, जिसमें मैं करंट इकोनॉमिक्स के बारे में इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। उसके ऊपर आपके डिसीजन आप ले सकते हो। बोनस नंबर 5, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज। आज के फिनटेक के दुनिया में बहुत सारे नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट फील्ड में, सब फील्ड में, सो इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी। सो आपको टाइम के साथ चलना चाहिए। सो टाइम के साथ चलने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज होगा, साल में 4 बार, क्वार्टरली वंस आप अटेंड कर सकते हो। बोनस नंबर 6, ये जो भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं फेसबुक के एक ग्रुप में, अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल के ग्रुप में। इसका आपको 1 ईयर का मेंबरशिप मिलेगा। सो दैट अभी तक जो भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स हुए हैं सिंस नवंबर 2020, सब आपको देखने मिलेंगे ये फेसबुक ग्रुप में। बोनस नंबर 7, आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, आप आपकी वेल्थ डिस्ट्रक्ट करके ले रहे हो। अगर इंडेक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो आपकी जो जबरदस्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ से निकल के जा रही है। सो ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव चीजें आपको इसमें सीखने मिलेगी। मंथ में एक बार होता है, साल में 12 बार होगा, 12 सेशंस अटेंड कर सकते हो इसके सेम फीस में। तो ये बेनिफिट्स है, 3 वर्कशॉप्स है, फेसबुक ग्रुप का मेंबरशिप, 12 मार्केट आउटलुक सेशन, एक्सपर्ट नॉलेज सीरीज और स्मार्ट इन्वेस्टर सीरीज के 12 सेशन। सो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप लेने में, जिसका फीस है, नॉर्मल फीस है 2,999, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है तो मैं इसका डिस्काउंटेड लिंक आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सो चैट बॉक्स में डालिए अगर आप इंटरेस्टेड हो ये कम्युनिटी मेंबरशिप लेने के लिए, तो मैं इसका डिस्काउंट आपको बताऊं। अगर आप इंटरेस्टेड हो चैट बॉक्स में डालिए इंटरेस्टेड। ओके, तो मैंने लिंक दिया है रेजर पे और इंस्टा मोजो का। 1 ईयर का अल्ट्रा हैप्पी रिच कम्युनिटी सर्कल का मेंबरशिप है 1999 में सिर्फ। सो 1999 में इतनी ज्यादा चीजें आपको मिल रही है। 1 साल के मेंबरशिप में ट्रस्ट में आपको ऐसी नई चीजें सीखने मिलेगी विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी क्या बोलते हैं उसको, विदाउट एनी बायस आपको ये सीखने मिलेगी। प्लस ये कम्युनिटी ऑफलाइन होगा सिंस नेक्स्ट अप्रैल से, ये आने वाले अप्रैल से। शायद आपके सिटी में आऊँ, ऐसे वेब सेमिनार्स करूँ कोई होटल बुक करके वगैरह, वो टाइम पे इसकी कम्युनिटी मेंबरशिप 10,000 रुपीज से अबव होगी अराउंड, क्योंकि वो ऑफलाइन कम्युनिटी होगी। सो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन कम्युनिटी की मेंबरशिप लेने का 1999 में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो रेजर पे या फिर इंस्टा मोजो के लिंक मैंने दिए हैं, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसके अल्ट्रा रिच कम्युनिटी सर्कल की मेंबरशिप ले सकते हो। ऑलरेडी 179 मेंबर्स इसमें है, सिंस नवंबर 2020 ये कम्युनिटी है। जैसे ही आप फी पे करते हो, विद इन नेक्स्ट 15 मिनट मेरे पर्सनल नंबर से आपको फेसबुक ग्रुप का लिंक आएगा, उसमें आपको ज्वाइन होना है, मेरा नंबर आपके फोन में सेव करना है, सो दैट जो भी पेड मेंबर्स के लिए वेबिनार्स होंगे उसका आपको लिंक व्हाट्सएप के थ्रू आते रहेगा। सो अनम्यूट करके आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। कुछ भी क्वेश्चंस है मार्केट के रिलेटेड या आज के वेबिनार के रिलेटेड, कम्युनिटी के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। अतुल देवारे जी ने कहा सर कैन वी गेट दिस कैलकुलेटर ओवर ईमेल प्लीज। अभी शायद अतुल देवारे जी है नहीं। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हो। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बातें पेशेंटली सुनी, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीकेंड में अलग टॉपिक के साथ मैं लेके आऊंगा। सो अगर आपको ये वेबिनार्स अच्छे लगते हैं ओपन फॉर ऑल, तो इसके जो इनवाइट्स मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, वो आपके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते रहिए, सो दैट ऐसे फ्री वेबिनार्स का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं।
सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है।